एनआईटी क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही है तो आप देखो वही हमारा सही आंसर है। जीडीपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जीडीपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। जीएनपी नहीं होगा, पर्सनल इनकम नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा। सही आंसर क्या बेटा इसका हमारा? लास्ट ईयर आई। ठीक है, पूछा कि कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसमें से? कोई बैंक रेट देखो किसमें लिखा है बेटा? क्वांटिटेटिव में। ओपन मार्केट ऑप्शन किसमें है? क्वांटिटेटिव में। क्या सिक्योरिटी किसमें बेटा? एलएलआर का पार्ट होता है ये भी क्वांटिटेटिव में। इसमें अलग क्या है? मोरल चॉइस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं अनमोल गुप्ता लेके आया हूं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हैं? इंपॉर्टेंट। आज हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्यारे चैनल योद्धा एकेडमी कॉमर्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा। देखो, व्हाट डज नेशनल इनकम रिप्रेजेंट? व्हाट डज नेशनल इनकम रिप्रेजेंट? नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करती है? और इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? राष्ट्रीय आय किसे दर्शाती है? तो देखो, इसका पहला ऑप्शन क्या है बेटा? टोटल सेविंग ऑफ द नेशन। क्या राष्ट्रीय आय सेविंग को दर्शाती है? आप कहेंगे सर नहीं। दूसरा, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विस क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है, उसको एक साल के अंदर अंदर जो भी बनाया गया क्या उसको दर्शाती है? आगे देखते हैं। द टोटल गवर्नमेंट रिवेन्यू, क्या सरकार के टोटल रिवेन्यू को दर्शाती है? टोटल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल इन अ कंट्री, एक इंडिविजुअल के द्वारा जितनी भी इनकम। भाई पहली चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम, तो इंडिविजुअल का ऑप्शन कट है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी देश में वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या दर्शाती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। ठीक है, तो आइए समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो ध्यान से। विच इज मैथड इज नॉट यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? कौन सा मेथड नेशनल इनकम को यूज करने में नहीं यूज होता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? तो पहला, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी उपयोग में नहीं आता है? तो देखो, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड है बेटा? हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आपने ट्रेड मेथड पढ़ा है? व्यापार मेथड पढ़ा है? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मेथड नहीं है? तो ट्रेड मेथड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। ट्रेड मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेशनल इनकम इज मेजर्ड। राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है? किस पर मापा जाता है? तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड, पहला फैक्टर कॉस्ट। हाँ सर, फैक्टर्स कॉस्ट पे मापा जाता है। दूसरा मार्केट प्राइस। हाँ जी सर, मार्केट प्राइस भी मापा जाता है। तो क्या सर दोनों पे मापा जाता है? तो हाँ बेटा, दोनों पे मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बोथ ए एंड बी। फैक्टर कॉस्ट पे भी, मार्केट प्राइस भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है सी। क्या इसका आंसर बेटा? सी, बोथ ए एंड बी। कारक लागत पे भी नापा जाता है, बाजार मूल्य पे भी नापा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम? इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है? इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है? राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में देखो भाई, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी पेमेंट जो वन साइडेड होती हैं। ऐसी पेमेंट जो वन साइडेड होती है, ट्रांसफर पेमेंट, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? क्या इसमें सर्कुलर फ्लो में कोई इंपैक्ट पड़ा? आप कहेंगे सर नहीं। तो इसका ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, चोर सट्टे की जो इनकम होती है क्या वो इंक्लूड होगी? तो आप कहेंगे सर नहीं, तो वो भी नहीं होगा।
वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका? सी, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ये भी इंक्लूड नहीं होता, ये भी इंक्लूड नहीं होता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? देखो, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी एंड एमपी, जीडीपी एंड एमपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एमपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते हो कैसे करते हैं बेटा? देखो, जीडीपी एट एफसी, अगर आपको याद होगा तो अगर मैं जीडीपी एमपी निकालता था, कैसा निकालता था बेटा? जीडीपी एफसी में क्या प्लस कर देते थे हम? एनआईटी, यानी कि जीडीपी एफसी पे क्या प्लस कर देते हम? एनआईटी। एनआईटी क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही है तो आप देखो वही हमारा सही आंसर है, जीडीपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जीडीपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। जीडीपी एफसी माइनस आईटी, नहीं, गलत है। जीएनपी, भाई डोमेस्टिक की बात हो रही है तो ये तो पहले ही कट हो गया। एनएनपी प्लस डेप, तो ये क्या बन जाएगा? जीएनपी, तो यहाँ पे भी एन आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर इसका क्या है बेटा? ए, जीडीपी एट एफसी, यानी कि कारक लागत पर जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ये हमारा सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हिंदी बोले तो फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम और क्या कहते हैं? अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो देखो ध्यान से, NNPFC, और NNPFC हमारी होती है बेटा क्या? नेशनल इनकम। क्या होती है मेरी? NNPFC क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम, यानी कि हिंदी बोलूं तो राष्ट्रीय आय। क्या होती है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। जीएनपी नहीं होगा, पर्सनल इनकम नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है बेटा इसका? हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रीशिएशन इज क्या होता है बेटा? डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है बेटा, ध्यान से अगर मैं बताऊं, कोई भी हमारा जो फिक्स्ड एसेट होता है, क्या होता है बेटा? फिक्स्ड एसेट, इसकी वैल्यू में क्या आना बेटा? कमी आना। क्या आना? इसकी वैल्यू में कमी आना। ठीक है, ड्यू टू टियर एंड वियर, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर मैं कहूं अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब जो चीजें क्या है? एक्सपेक्टेड है। इन रीजन की वजह से जब भी हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो देखो इसका सही आंसर, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। क्या कैपिटल स्टॉक की वैल्यू बढ़ाता है? नहीं भाई। इंक्रीज इन सेविंग, नहीं भाई, सेविंग को नहीं बढ़ाता। क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है? नहीं भाई। तो इसका सही आंसर क्या है? रिडक्शन, यानी कि कमी आना। किसमें? कैपिटल एसेट की वैल्यू में, ड्यू टू टियर एंड वियर। टियर एंड वियर का मतलब होता है टूट फूट। क्या होता है? टूट फूट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मूल्यह्रास क्या है बेटा? मूल्यह्रास क्या है? पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में गिरावट के कारण कमी, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, किसको हम एक्सक्लूड करते हैं? तो बेटा देखो, राष्ट्रीय आय निकालते समय हम किसको जोड़ते नहीं हैं, किसको जोड़ते नहीं हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, भाई वेजेस को जोड़ते हैं, प्रॉफिट को जोड़ते हैं, रेंट को जोड़ते हैं। मैंने बोला ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन साइडेड, जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता नेशनल इनकम में, ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। तो भाई ऐसे बताओ, इसका कोई इकोनॉमी में इम्पैक्ट है, कोई फ़ायदा है? तो इसलिए हम ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में बोले तो हस्तांतरण भुगतान। क्या हो जाएगा? हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर जीडीपी में क्या शामिल होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? तो भाई ध्यान सुनो, मार्केट प्राइस है, क्या है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में इसमें क्या इंक्लूड होता है बेटा? इनमें से देखो, एनएफआईए नहीं, ठीक है। दूसरा डेप्रीशिएशन, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट, भुगतान। पहली चीज ये तो कहीं इंक्लूड नहीं होता। अब भाई एनएफआईए, एनएफआईए की बात नहीं होगी, क्योंकि किसकी बात हो रही है? डोमेस्टिक की, डिफॉल्ट डोमेस्टिक। तो यहाँ पे एनएफआई का कोई रोल नहीं है। एनएफआई का रोल कब होता है? जब हमें डी से, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है, बट यहाँ पे नहीं जाना है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो ये भी ऑप्शन कट है। सब्सिडी नहीं, तो इसमें से क्या इंक्लूड होता है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस में इंक्लूड होता है? जीडीपी एट एमपी पे। और मैं अगर हिंदी में बात करूँ तो मूल्य ह्रास, क्या इंक्लूड होता है बेटा? मूल्य ह्रास। तो विदेश से शुद्ध कारक आय नहीं, क्या होता है इंक्लूड हमारा? मूल्य ह्रास। तो ठीक, तो ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में कौन सा सेक्टर इंक्लूड नहीं होता? भाई हमारी इकॉनमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। अब देखो इसके अलावा जो सेक्टर है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी मुझे देख के बताओ, इसमें से क्या अलग है? प्राइमरी है सर, सेकेंडरी है सर, टर्जरी है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में गणना में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, आत्म उपभोग के लिए वस्तु उत्पादित करने वाला घरेलू क्षेत्र, इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखो ध्यान से, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब इससे मिलता जुलता मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, देखो ध्यान से। एक होता है जीडीपी, एक होता है नेशनल इनकम। जब भी जीडीपी या नेशनल इनकम को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करेंगे। किस पे? कांस्टेंट मतलब फिक्स प्राइस पे। तो उसको हम बोलेंगे रियल। क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम। बट जब भी हम नेशनल इनकम को किस पे मेराइज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग प्राइस या फिर करंट प्राइस पे, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। तो रियल कब बोलते हैं? जब कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं। तो यहां पे देखो आपको क्या बोला गया? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। क्या बोला? नेशनल इनकम एट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस का देखो मैंने क्या बोला आपको, किसको बोलते हैं हम? रियल नेशनल इनकम। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियल। नॉमिनल कब होता है? जब करंट प्राइस पे निकालते हैं। किस पे? करंट प्राइस पे। पर्सनल इनकम नहीं, डिस्पोजेबल इनकम नहीं। तो ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हिंदी में बोलूँ तो मैं, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय, सांकेतिक राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय और निस्तारणीय आय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक, यानी कि रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो आई होप को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो ध्यान से, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। इसमें से कौन सी चीज़ जीडीपी का पार्ट होती है? तो पहला देखो, इंटरमीडिएट गुड्स, भाई रॉ मटेरियल वगैरह इंक्लूड नहीं होते, तो देखते ही छोड़ दो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ब्लैक मनी, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट अभी तक मैं कितने क्वेश्चन बता चुका हूँ, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं होती, इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होते। तो क्या बच गया सर? फाइनल गुड्स। क्या बच गया? अंतिम वस्तुएं और सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं और सेवा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द टर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड? ठीक है, व्हाट डज द टर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड? तो इसका देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में अगर मैं बोलूं तो, विदेश से शुद्ध कारक आय में क्या शामिल होता है? तो भाई विदेश से शुद्ध कारक आय में क्या शामिल होता है? भाई देखो, इसको मैं शॉर्ट में, बेटा हम क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या होता है बेटा? ये डिफरेंस होता है दो चीज़ों का। क्या होता है? दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। ये है विदेशी, फॉरेनर, और ये है डोमेस्टिक, इंडियन। ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है और ये मान लो USA का नॉर्मल रेजिडेंट है। किसका? फॉरेन का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, फॉरेन का नॉर्मल रेजिडेंट, और ये क्या है? USA का। अब भाई USA का नॉर्मल रेजिडेंट कहीं भी कमाए, उसकी जो नेशनल इनकम है वो कहाँ इंक्लूड होगी? USA में। ऐसे ही इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहीं भी कमाए, उसकी इनकम कहाँ इंक्लूड होगी? इंडिया में। तो मान लो ये क्या कर रहा था? ये USA में काम कर रहा था। ठीक है, तो इसकी इनकम कहाँ आएगी? इंडिया में। और USA वाला क्या काम कर रहा था? इंडिया में। तो इसकी इनकम कहाँ आएगी? इसकी कंट्री में। तो अब बात समझना, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मान लो इंडिया वाला बाहर काम करेगा तो वहां से इनकम आएगी। क्या आएगी? वहां से इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब बाहर वाला इंडिया में काम करेगा, USA का बंदा इंडिया में काम करेगा, तो उसकी इनकम उसकी कंट्री में जाएगी, यानी कि नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो जो आई और जो हमने फैक्टर इनकम पे करी, क्या करी बेटा? पे करी। और जो आई, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इसको मैं क्या बोलता हूं? NFI। क्या बोलता हूं? NFI। तो इसके आज ऑप्शन में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका? देखो ध्यान से, इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक कंट्री। बाहर का बंदा इंडिया में कमा रहा है, क्या सिर्फ इतना NFI बताया? सर नहीं, मैंने आपको दो चीज बताई थी, तो इसमें नहीं है, हटाओ इसको। इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि इंडिया का बंदा बाहर कर रहा है, उसमें से माइनस कर दो जो बाहर का बंदा इंडिया में काम कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा सर? NFI है। तो क्या आपको ये वही कहानी लग रही है जो मैंने बताया? जी सर बिल्कुल वैसी लग रही है। तो इसको क्या करेंगे हम? तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी, इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। हिंदी में बोले तो विदेशी से घरेलू निवासियों के द्वारा अर्जित आय, घरेलू देश में विदेशी द्वारा अर्जित आय केवल घरेलू आय। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया NFI का थोड़ा थोड़ा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरा ट्राई करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे थे ध्यान से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में कौन सा नहीं आता? देखो फिर से अब आप देखो, आंख बंद करके जल्दी से आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो आंख बंद करके इसका आंसर क्या होगा। इतनी बार डिस्कस हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो आगे से इसका क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी से। सर वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड होती है? जी सर होती है। सर रेंट इंक्लूड होता है? जी सर बिल्कुल होता है। सर प्रॉफिट इंक्लूड होता है? सर बिल्कुल होता है। क्या चीज़ अलग दिख रही है सर? ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरित भुगतान। तो इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी?
मनी जो होती है उसका प्राइमरी यानी कि मेन फंक्शन क्या होता है, मनी का मेन फंक्शन क्या होता है, हिंदी में बोलूँ तो पैसों का मुख्य कार्य क्या होता है, पैसों का मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी से मेरे को बताओ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या मनी के थ्रू आप लेन देन कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या सर मनी को स्टोर कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा यूनिट ऑफ वैल्यू, क्या सर मनी को यूनिट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम एक चीज़ों की वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे फंक्शन ठीक है? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। हिंदी बोलूँ तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संग्रह है, लेखा इकाई है, तो सभी इसके हमें दिख रहे हैं, तो सारे आंसर ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मनी हमारे लिए 4 काम करती है। पहला मीडियम एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, 4 काम है मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? जल्दी से सोच के बताओ, इंडिया में नोट इशू कौन करता है? इंडिया में नोट इशू कौन करता है? क्या सर एसबीआई करता है? नहीं सर। क्या सर बैंक ऑफ बड़ौदा करता है? क्या सर सरकार करती है? नहीं। नोट इशू करने की जो पावर है वो एकमात्र पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। किसके पास है? आरबीआई का। जल्दी से बताओ आरबीआई कहाँ है इसका ऑप्शन? आरबीआई कौन सा ऑप्शन है सर? सर आरबीआई सी ऑप्शन है। तो रिजर्व, सही आंसर क्या है हमारा इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट इशू करने की जो पावर है वो किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके पास है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? बाहर से मुद्रा नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। एकमात्र अथॉरिटी, एकमात्र सोल अथॉरिटी किसके पास है? ये आरबीआई के पास। ठीक है सर, एसबीआई के पास नहीं है? सर नहीं है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा किसी के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल? कौन सा इसमें से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा इसमें से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है? ध्यान से देखो, मनी को सप्लाई करने के, मनी को कंट्रोल करने के बेटा 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं? 2। एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव और एक होता है बेटा क्वालिटेटिव। क्या होता है? ठीक है, क्वांटिटेटिव में आते हैं बेटा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एलआरआर। क्वालिटेटिव में आते हैं बेटा मॉरल सुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड सेलेक्टिव क्रेडिट। ठीक है, 3 आते हैं। अब हमें पूछा है कि कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसमें से। भाई बैंक रेट देखो मैंने किसमें लिखवाया बेटा? क्वांटिटेटिव में। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसमें है? क्वांटिटेटिव में। कैश रिजर्व रेशियो किसमें है बेटा? एलआरआर का पार्ट होता है ये भी क्वांटिटेटिव है। तो इसमें से अलग क्या है? मॉरल सुएशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मॉरल सुएशन इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर नहीं है, तो सही आंसर क्या है इसका? सी, मॉरल सुएशन। बैंक दर नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, नगद आरक्षण अनुपात नहीं है। सही आंसर क्या है इसका? नैतिक अनुनय। क्या है इसका आंसर? नैतिक अनुनय। निम्नलिखित में से क्रेडिट नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण कौन सा है? नैतिक अनुनय। ठीक है, होप समझ आएगा आपको। बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम एमसीक्यू की सीरीज़ है तो इसमें सिर्फ इतना ही, लेकिन फिर भी मैं इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, द रेट एट विच आरबीआई lends money to commercial बैंक। आरबीआई lends money to commercial बैंक, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सोचो, जिस रेट पे, क्या बोला बेटा? जिस रेट पे आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक, क्या बेटा?
कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है। क्या देता है, लोन देता है। इस रेट को मतलब इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे कि भाई देखो आरबीआई लोन देगा, बदले में इंटरेस्ट तो लेगा बैंक से, तो इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ जल्दी से। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम बेटा रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेपो रेट। ठीक है, द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी वाले बच्चों, रेपो रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको रेपो दर ही बोलते हैं, कुछ अलग नाम इसका नहीं है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रेपो रेट। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसे, रेपो रेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, M1 इज द मनी सप्लाई इंक्लूड्स, M1 इज द मनी सप्लाई इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है M1, सबसे ध्यान समझो। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट, हाँ जी सर इंक्लूड करता है। क्या फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड करता है, नहीं सर फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करता। क्या सेविंग डिपॉजिट इंक्लूड करता है, नहीं सर नहीं करता। क्या नन ऑफ द, क्या इनमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं करता, नहीं सर करता है। हमारा जो M1 है वो क्या इंक्लूड करता है, हमारा जो M1 है वो बेटा क्या इंक्लूड करता है, M1 हमारा जो है मनी सप्लाई का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है, इसमें तीन चीज़ आती है, C प्लस DD प्लस OD, जिसमें से आपको क्या ऑप्शन दिया, देखो दो, एक करेंसी है, दूसरा क्या है डिमांड डिपॉजिट D, यानी कि ये दो चीज़ें दे रखी है, ये वाली चीज़ नहीं दे रखी, इसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट, जो कि आरबीआई के पास होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो पैसा है वो किसका होता है, आरबीआई के पास, वो भी इसमें आता है, बट वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखो C प्लस DD, सही ऑप्शन क्या आपका A, करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड डिपॉजिट, यानी कि पैसों की आपूर्ति में M1 में क्या शामिल होता है, प्रचलन में मुद्रा और मांग जमा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट इसके अंदर नहीं आता, सेविंग डिपॉजिट नहीं आता, ये भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ मनी हैज इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, हिंदी में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, किस प्रकार के पैसों का आंतरिक मूल्य होता है, किस प्रकार के पैसों का आंतरिक मूल्य होता है। तो जल्दी से मेरे को सोच के बताओ कौन से पैसों का आंतरिक वैल्यू होता है, मतलब जिनकी खुद की वैल्यू होती है। तो देखो पहला आंसर है फिएट मनी, क्या उसकी अपनी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर नहीं। टोकन मनी, आप कहोगे सर नहीं। कमोडिटी मनी, आप कहोगे सर क्या कमोडिटी मनी की आंतरिक वैल्यू होती है, यस कमोडिटी मनी की आंतरिक वैल्यू होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, कमोडिटी मनी। क्या बेटा, वस्तु मुद्रा, क्या है, कमोडिटी मनी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का क्या था बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली एम टू, व्हाट डज मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली एम टू, और इसका मैं अगर वो हिंदी में पढ़ूँ तो मौद्रिक नीति मुख्य रूप से किस नियंत्रित करने का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति मुख्य रूप से किस नियंत्रित करने का क्या है बेटा उद्देश्य रखती है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या कंट्रोल करने का सोचती है, तो ध्यान से समझना। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें काम जो है कौन करती है, आरबीआई। दो पॉलिसी होती है बेटा हमारी, मॉनेटरी और फिस्कल। तो मॉनेटरी पॉलिसी में काम कौन करता है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी में काम करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, नहीं। क्या मौद्रिक पॉलिसी, क्या मौद्रिक पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, यस मॉनेटरी पॉलिसी यूज ही होती है, इसका मेन काम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, ये मेन एम होता है आरबीआई का, जिसमें आरबीआई काम करती है अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं,
तो सही आंसर क्या है? मुद्रास्फीति और अपस्फीति। ठीक है, मौद्रिक नीति का काम क्या है? मेन क्या उद्देश्य रखती है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। तो सही आंसर इसका क्या है? बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रेडिट रिजर्व रेशियो? क्या ये होता है? नहीं। कैश रिजर्व रेशियो, क्या ये होता है? आगे चलते बाद में बात करते हैं क्या होता है नहीं होता। करंट रिजर्व रेशियो सर शायद। कैपिटल रिजर्व रेशियो, CRR का पूरा नाम क्या है? तो CRR की फुल फॉर्म बेटा क्या होती है हमारी? CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। देखो सही आंसर क्या है इसका? बी, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फिएट मनी? व्हाट इज फिएट मनी? मनी बैक्ड बाय गोल्ड? नहीं सर। मनी इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू होती है, ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? फिएट मनी। जो कि हमारे करंट फ्लक्चुएशन में, करंट फ्लो में चल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। ठीक है, जो भी आप मनी यूज कर रहे हो वो सारी मनी क्या है? फिएट मनी है, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हो रही है। ठीक है, नो वन इज डिनाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? बी, फिएट मनी। हिंदी में क्या बोलो? फिएट मनी ही बोलते हैं इसको। क्या होता है बेटा? मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के आदेश पर जारी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया विच बैंक एक्ट एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? कौन सा बैंक है जो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है? भाई लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? जब भी कोई भी बैंक किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो उनकी हेल्प इमरजेंसी के टाइम पे कौन करता है बेटा? उस बैंक को हम बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो आपको पता है सभी बैंकों के ऊपर उनका हेड कौन है? उनका हेड है RBI। जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, कि बेटा अगर हमारे बच्चे को कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी हेल्प कौन करता है? बाप। तो ऐसे ही सारे बैंकिंग सिस्टम का बाप कौन है बेटा? RBI। तो अगर कभी भी कोई बच्चा प्रॉब्लम में फंसता है, यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में फंसता है, तो उसकी हेल्प कौन करता है बेटा? RBI। तो RBI इज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प कौन करता है बेटा? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कौन है हमारा? कौन है बेटा लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? कौन है बेटा लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? कौन है हमारा बेटा? हिंदी में बोलो तो अंतिम सहारा। अंतिम सहारा, हारे का सहारा। कौन है बेटा? कौन करता है हेल्प? आपने सही बोला बिल्कुल बेटा, RBI। कौन है? RBI। तो अंतिम सहारा ऋणदाता कौन है बेटा हमारा? मुख्य रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI? टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या है? फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना? नहीं। मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा अप डाउन इकोनॉमी में अच्छी नहीं होती, ये अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा प्राइस का बढ़ना भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्राइस का घटना भी दिक्कत है। तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इसको कंट्रोल करके, यही हमारे RBI का क्या है? ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमी में क्या बनी रहे बेटा? स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या बनी रहे बेटा? संतुलन बना रहे। तो ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो दिस इज द सही आंसर, आंसर बी। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो बी, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? देखो,
इंग्लिश मीडियम। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, ध्यान समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब आरबीआई, क्या, जब आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है? सेल एंड परचेज। क्या करता है? सेल एंड परचेज करता है। किसकी? सिक्योरिटीज की। किसकी बेटा? सिक्योरिटीज की। अब आप कहोगे सर ये सिक्योरिटीज क्या? सिक्योरिटीज मतलब कोई भी बॉन्ड, डिवेंचर्स, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती है ना सरकार। अब क्योंकि गवर्नमेंट का है तो क्या है? सिक्योर है, सेफ है, पैसे डूबने के चांसेस कम है। तो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट नहीं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। सही आंसर क्या बेटा इसका हमारा? ओ, ए। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद, सेल एंड परचेज, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? सेंट्रल बैंक का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? पहला, इशू करेंसी करती है। मैंने अभी बताया पूरी कंट्री में नोट कौन छापता है? सेंट्रल बैंक, इशू ऑफ करेंसी। जी सर, ये तो फंक्शन है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, भाई लोन कितना देना है आना है, कंट्रोल करता है। हाँ सर करता है। एक्टिंग एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कौन करता है? क्या गवर्नमेंट चिन्नी बिन्नी बैंकों पे जाएगी? क्या छोटे मोटे बैंकों पे जाएगी? बैंक को काम कौन करेगा? आरबीआई। तो बेटा ये सारे ऑप्शन तो करता है। तो क्या नहीं करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर पब्लिक, क्या आपका खाता है बैंक में, आरबीआई में? बैंक में है आपका, सबका जितना भी अकाउंट है वो किस में है? कमर्शियल बैंक में। आरबीआई में हमारा अकाउंट नहीं होता। आरबीआई सिर्फ डील करता है बैंकों से, कमर्शियल बैंक, दूसरा गवर्नमेंट से। हमारा अकाउंट आरबीआई में नहीं होता। तो पब्लिक की डिपॉजिट को लेनी देनी करता है? नहीं करता। सही आंसर का क्या है? ये फंक्शन नहीं है आरबीआई का, ऑप्शन बी। जनता से जमा स्वीकार करना, यह आरबीआई का फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एज ऑफ 24? अगर हम 2024 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए बेस ईयर क्या होगा? इसके लिए बेटा बेस ईयर क्या होगा? सिंपल सा है। इसका बेस ईयर क्या 2010-11 होगा? नहीं। 15-16 नहीं। 20-21 नहीं। इसका बेस ईयर क्या है बेटा? 11-12, 2011-12। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? बी। क्या है सही ऑप्शन? बी, 2011-12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट प्रोवाइड द हाइएस्ट लिक्विडिटी? विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट मतलब कौन से टाइप का अकाउंट जो है प्रोवाइड करता है हाईएस्ट लिक्विडिटी? क्या प्रोवाइड करता है? हाईएस्ट लिक्विडिटी। ध्यान समझना, हाईएस्ट लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कभी भी आप पैसा, कितना भी पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिक्विडिटी है। ठीक है, मतलब कभी भी कितना भी लिक्विडिटी। तो ये बेटा फैसिलिटी मिलती है हमें करंट अकाउंट में। किसमें मिलती है? करंट अकाउंट में। इसमें तो बेटा लिक्विडिटी बहुत कम है, फिक्स्ड हो जाता है। इसमें पैसा डाल के भूल जाओ, पैसा डाल के छोड़ के भूल जाओ, 4-5 साल 10 साल जितना मर्जी भूल जाओ। फिक्स डिपॉजिट में, करंट अकाउंट में हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सेविंग डिपॉजिट में भी हम कम लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी का है करंट अकाउंट में। ठीक है, तो कौन सा बैंक सबसे अधिक तरलता देता है? चालू खाता। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट?
व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट क्या होता है भाई? सिंपल सी बात बताओ, बजट का मतलब ही क्या है? बजट का मतलब होता है कि हमारा फ्यूचर प्लानिंग। बजट का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सिंपल हमारी फ्यूचर की प्लानिंग। इस प्लानिंग में क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? कि हमारे आने वाले महीने में हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ कहाँ हम पैसा खर्च करने वाले हैं, इन पूरी प्लानिंग को हम बोलते हैं बजट। और जब इस बजट को पूरी कंट्री के लेवल पे बनाया जाता है, और इसको कौन बनाता है? सरकार। तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। तो ठीक है, आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या मतलब होता है गवर्नमेंट बजट का? तो पहला, अ प्लान ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस। भाई प्लान फैमिली की बात ठीक है, मैंने बताया ना फैमिली भी बनाती है, बट कंट्री की गवर्नमेंट बजट क्या तुम्हारी फैमिली के लिए बनाने आएगी क्या? क्या सरकार तुम्हारे लिए बजट बनाने आएगी या पूरी कंट्री के लिए? सर पूरी कंट्री के लिए। तो भाई सरकार बजट बनाती है किसके लिए? अ प्लान ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मैंने बताया ना कि बजट क्या होता है बेटा? प्लान। क्या होता है? और कौन बनाती है इसे? गवर्नमेंट्स। किस चीज़ के लिए? इनकम कहाँ से आएगी और कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की आय और व्यय की योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट। कौन सा इसमें से टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट है? कौन सा इसमें से फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट है? ठीक है, तो देखो ध्यान से भाई, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? जब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस्ड। तो बैलेंस बजट है। दूसरा सरप्लस। सरप्लस मतलब फायदा, जब सरकार के पास रेवेन्यू ज़्यादा आ जाए और खर्चा कम हो जाए तो सरकार को फायदा हो गया, सरप्लस बजट। तीसरा सरकार का डेफिसिट यानी कि लॉस यानी कि घाटा, सरकार के पास आया कम चला गया ज़्यादा, आया कम चला गया ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो गया? डेफिसिट। तो भाई तीनों ही बजट के फॉर्म है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लाइक करते चलो बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? बेटा फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। भाई डेफिसिट तो समझ रहे हो, डेफिसिट मतलब लॉस। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग। एक्सेप्ट बोरिंग, टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसिप्ट, कितना पैसा आया माइनस कर दो, बस। इसमें क्या नहीं लेना हमें? एक्सेप्ट बोरिंग, यानी कि उधार हमें इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन की बात पढ़ते हैं। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा से क्या अभिप्राय है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं बताई ना, बोरिंग की बात नहीं करी, तो ये भी पूरी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान समझना, ये पूरी बात नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ये पूरी बात है? यहाँ पे बात करी टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब तीसरा क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। देखो इन दोनों में बोरिंग की बात नहीं की थी, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। मैंने क्या बोला? बोरिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, बोरिंग को नहीं भूल सकते। किसी का पैसे लेकर भूल जाओगे क्या? क्या कह रहे हो सर? भगवान भरोसे नहीं बेटा, भूल नहीं सकते। ठीक है, तो द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग इज द सही आंसर। यहां पे क्या देखो, कुल व्यय का कुल राजस्व पर उधार को छोड़कर अधिशेष। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आई होप बेटा समझ आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है? पहला क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ऑब्जेक्टिव है सर, बिल्कुल है। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, भाई बैलेंस रखना चीज़ों को, हाँ सर ये भी ऑब्जेक्टिव है सरकार का। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो भाई ऑब्जेक्टिव है ही, ये तो हमेशा ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो सारे ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, कैपिटल रिसिप्ट क्या इंक्लूड करती है? कैपिटल रिसिप्ट क्या इंक्लूड, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या में क्या शामिल है? सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल है? रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स? नहीं बेटा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, या नन ऑफ द अबव? बताओ जल्दी से, क्या इंक्लूड होता है कैपिटल रिसिप्ट में? बेटा कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसी रिसिप्ट जिसमें क्या है, अमाउंट जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, और ऐसा पैसा जो सरकार के पास बार बार नहीं आता, मतलब बहुत कभी कभी, यानी कि ऐसा पैसा जो क्या है बेटा, नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन। ठीक है, तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इनमें से ऐसी फीचर आपको किस में दिख रही है? देखो, टैक्सेस, क्या पैसा एक ही बार आता है? नहीं सर, बार बार आता है, तो गलत। पब्लिक एंटरप्राइजेस से पैसा क्या एक ही बार आएगा, बंद हो जाएगा बाकी? नहीं सर, बार बार आएगा। तो लोन्स, क्या आप लोन्स बार बार लेते हो? नहीं सर, कभी कभी लेते हैं, और लेते हैं तो बहुत लंबे अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या रोज रोज लेते हैं? नहीं सर, कभी कभी लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ एसेट, आपने को पैसे की नीड थी, आपने अपना घर बेचा, कार बेची, उसको बेच के जो पैसा आया वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या ये रोज का काम है आपका? नहीं सर, रोज का काम नहीं है, पैसा भी बड़े अमाउंट में आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सही आंसर इज बी। हिंदी में बोले तो ऋण और विनिवेश, दिस इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और बेचेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन एंड सब्सिडी इज क्लासिफाइड अंडर, कौन से उसके अंदर आता है ये एक्सपेंडिचर? जैसे मैंने आपको रिसिप्ट बताया, ऐसी क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, जो बार बार होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है, बड़े अमाउंट में खर्च होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी बात की है? पेंशन एंड सब्सिडी। अब मुझे बताओ, पेंशन एक बार दी जाती है बार बार? सर हर महीने दी जाती है। सब्सिडी एक बार दी जाती है बार बार? सर बार बार दी जाती है। तो ये कौन सा है? ये रेवेन्यू है, कैपिटल है? सर ये तो अभी आपने बताया रेवेन्यू होता है। कौन सा होता है? रेवेन्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर ए। हिंदी में बोले तो राजस्व व्यय। क्या है? सरकार का पेंशन और सब्सिडी पर व्यय कौन सी श्रेणी में आता है? राजस्व व्यय। कौन सा व्यय बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू? कौन सा इसमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल है? नॉन टैक्स, सरकार के पास जो रिसिप्ट है बेटा, सरकार के पास जो रिसिप्ट है वो दो तरीके से आती है। एक होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स। टैक्स और एक नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। ठीक है, बात करनी है मैं नॉन टैक्स की। कौन सा नॉन टैक्स है? नॉन टैक्स भाई यानी कि टैक्स को छोड़ के जो भी पैसा है वो हमारा नॉन टैक्स से आता है। यानी कि देखो, फीस, फाइन, ठीक है, पेनल्टी, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे इसमें से क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा नॉन टैक्स से आता है? भाई कस्टम ड्यूटी भाई एक तरह से टैक्स ही होता है, तो ये तो नहीं है। इनकम टैक्स भाई डायरेक्ट टैक्स, अभी मैंने बताया। डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस से क्या आ रहा है बेटा? डिविडेंड आ रहा है। क्या डिविडेंड कोई सा भी टैक्स होता है? सर नहीं, ये तो टैक्स नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। हिंदी में बोलूँ तो निम्न में से कौन सा गैर राजस्व यानी कि कौन सा नॉन टैक्स? तो सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश,
ठीक है, तो सही आंसर क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश, तो मार्क कर लो बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बेटा, रेवेन्यू नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कौन सा डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया जो कि बार बार खर्चे होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार पैसा आता है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका देखो ऑप्शन क्या होगा हमारा 37 का, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल नहीं, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सेस ऑफ बोरिंग नहीं, तो क्या आंसर इसका ए, 37 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों पर, दोनों चीजें यहाँ पे कौन सी आ रही है देखो ध्यान से, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, राजस्वी घाटा होना चाहिए, राजस्वी प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा इनमें से बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो पहला सैलरीज एंड पेंशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है बेटा ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते और जब भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसों में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे कौन से होते हैं बेटा, सोचो सोचो जल्दी से। क्या सैलरीज पेंशन सरकार एक बार देती है, सर ये तो हर महीने जाते हैं, तो कैपिटल नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, हाँ सर रोड ब्रिज रोड रोज रोज तो नहीं बनते ना, और थोड़े से अमाउंट में भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, इंटरेस्ट सर बार बार देते हैं, सब्सिडी बार बार देते हैं, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा बी, क्या हो जाएगा बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। निम्न में से कौन सा पूंजीगत व्यय है, तो सरकारों और पुलों पर होने वाला निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, मैंने अभी आपको बताया डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब हम क्या करते हैं अपना कोई एसेट को क्या करते हैं, सेल ऑफ एसेट, क्या करते हैं, सेल ऑफ एसेट, दैट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस, नहीं भाई सेलिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेलिंग की, तो यहाँ पे सेलिंग की बात। इन्वेस्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, नहीं भाई यहाँ पे भी सेलिंग की बात नहीं हुई, तो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट्स द डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने बताया आपको कि किसकी बात होती है, सेलिंग की बात होती है, तो सही आंसर क्या है, सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना, बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बेचना, ठीक है, बात समझ आ गई, होप से आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट लोकल बॉडीज आर कैटेगराइज, सरकार ने बेटा ग्रांट्स दिए, सरकार ने बेटा क्या दिया, ग्रांट्स दिए लोकल बॉडीज को, तो ये किस में इंक्लूड होगा, ग्रांट्स, ग्रांट्स सोचो दिया है तो क्या होगा बेटा, ये क्या, ये पहले बताओ, ये दिया है तो ये एक्सपेंडिचर है रिसिप्ट है, आपको कोई सर दिया है ना तो एक्सपेंडिचर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब क्या ग्रांट एक ही बार दी जाती है, मतलब हेल्प एक ही बार की जाती है, नहीं सर ग्रांट तो बार बार दी जाती है और ली जाती है ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, बार बार देते हैं, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हाँ बेटा आंख बंद करके क्या कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या है ये, राजस्व व्यय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ बजट, कौन सा इसमें से बजट का फीचर नहीं है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड, हाँ भाई फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इट शोज अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ भाई बैलेंस किया जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स, तो बताओ बेटा इसमें से कौन सा नहीं है, पहली चीज एस्टिमेट बताता है, हाँ सर बताता है, एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस बताता है, हाँ सर बताता है। क्या ये फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है, हाँ बेटा, जैसे 2024 का अलग बनता है, 2023 का अलग बनता है, मतलब फिक्स पीरियड के लिए, जनरली ये एनुअली बनता है, एक साल का बनता है। क्या ये फ्लेक्सिबल, नहीं बेटा ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। क्या है सही आंसर इसका, सी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता बेटा, एक बार जो बन गया फिर उसी के अकॉर्डिंग होता है। 42,
व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक सेक्टर। उस टर्म को क्या बोलते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर को सरकार हेल्प करने के लिए देती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर है, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ क्या दे दी बेटा? फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि हेल्प दे दी। क्या दे दी? हेल्प दे दी। तो इसे क्या बोलेंगे? तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हेल्प बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ना कि इसे लोन नहीं बोलते बेटा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, सरकार क्या हेल्प इसे देके कमाएगी थोड़ी, तो ग्रांट भी नहीं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सब्सिडी। क्या बोलते हैं? सब्सिडी। ठीक है, बात समझ आ गई? किसी विशेष क्षेत्र में समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43, पब्लिक गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर, सरकार के द्वारा पब्लिक गुड दिए गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सरकार के द्वारा पब्लिक गुड दिए गए हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे पहली चीज नॉन एक्सक्लूडिंग एंड नॉन रिवलर्स, एक्सक्लूडेबल एंड रिवलर्स, नॉन रिवलर्स बट एक्सक्लूडेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन एक्सक्लूडेबल बट रिवलर्स, नॉन रिवलर्स बट एक्सक्लूडेबल, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नॉन रिवलर्स बट एक्सक्लूडेबल। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो मैं अगर बात करूँ तो कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को कौन सा हिंदी में बोलूँ तो 43, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करूँ, सॉरी बेटा दोबारा से सोचो, पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं। देखो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? ऐसी गुड्स जो कि क्या है, पहली बार सभी के लिए हो, ऑल। दूसरा, अगर एक यूज कर रहा है तो दूसरे पे कमी नहीं आती, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। भाई सरकार ने सब्सिडी दी तो उसको देने से मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरे में से कमी हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब इसमें से कोई भी एक्सक्लूड नहीं होता, सभी के लिए होती है पब्लिक गुड्स। दूसरा नॉन रिवलर्स मतलब एक की यूज़ करने से दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल दिया तो अगर उसे कोई मान लो ए यूज़ कर रहा है तो क्या बी के लिए वो कम हो जाएगा, या बी यूज़ कर रहा है तो ए के लिए कम हो जाएगा? नहीं। तो नॉन रिवलर्स एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए। क्या है? ए। हिंदी में बोले तो गैर बहिष्करणीय और गैर प्रतिस्पर्धात्मक, इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, द बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट जनरली फॉर्म हाउ मेनी ईयर्स। भाई मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, कितने साल के लिए बजट बनता है? मैंने आपको बताया बेटा एनुअली बनता है। कैसे बनता है? एनुअली, जनरली फॉर 1 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डज एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर? एग्रीगेट डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो भाई देखो, पहला टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नहीं बेटा वो तो नेशनल इनकम थी, हमने पहले ही ऑप्शन पढ़ा था। दूसरा डिमांड, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ लेवल। भाई एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल। क्या होता है एग्रीगेट मतलब? समग्र। हिंदी में बोलो तो समग्र मांग क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टोटल डिमांड। तो इसका सही आंसर क्या है मेरा बेटा? बी। क्या है सही आंसर मेरा इसका? बी। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं भाई, खाली एक्सपोर्ट की बात नहीं होती, खाली इंपोर्ट की बात नहीं होती। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? टोटल। टोटल मतलब ऑल। इंडिया के अंदर जितनी भी डिमांड होगी, इंडिया के ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, उस सभी को हम क्या बोलेंगे? टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड।
टोटल की बात होती है, ठीक है ना, इसमें खाली एक्सपोर्ट आता ना इंपोर्ट आता, सब एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हिंदी में बोलूँ तो मैं, एडी समग्र मांग अर्थव्यवस्था से में क्या दर्शाता है, किसी निश्चित समय पर मूल्य स्तर पर अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल मांग, कुल मतलब टोटल मांग को ही हम क्या कहते हैं, एडी। नेक्स्ट 46, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडी, एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा, तो बेटा एडी के कंपोनेंट देखो ध्यान से क्या होता है, एडी के कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं एडी के। सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ है, आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे कंपोनेंट होते हैं किसके, हमारे एडी के, ठीक है। बाकी में इसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इज ए। समग्र मांग के घटक क्या है, खपत, खपत, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एग्रीगेट सप्लाई। मैंने अभी आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी स्टार्ट हुई थी। हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटा जितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है उतनी हमारी क्या होती है, इनकम होती है। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी नेशनल इनकम की, वही डेफिनेशन किसकी होगी, एग्रीगेट सप्लाई की, वही डेफिनेशन किसकी होगी, एग्रीगेट सप्लाई की। तो ध्यान से सोचो, एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी गिवन प्राइस लेवल एंड टाइम। तो यही किसकी डेफिनेशन भी होगी बेटा, एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। एग्रीगेट डिमांड में क्या था, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स सर्विस, यहाँ पे क्या है, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स सर्विस, क्योंकि देखो एग्रीगेट का मतलब ही होता है क्या, टोटल, क्या होता है, टोटल। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ए। समग्र आपूर्ति से क्या होता है, किसी निश्चित समय और मूल्य स्तर पर अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल आपूर्ति को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है 48, व्हाट हैपन व्हेन एडी एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। अगर बेटा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, सॉरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई देखो ध्यान से, ये चीज़ बहुत ध्यान समझना, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। मान लो डिमांड हो गई 100 की और सप्लाई कितनी की बेटा, 50। डिमांड है 100 की और सप्लाई कितनी है, 50। यानी कि देखो हमने बनाए 50 बर्गर और खरीदने वाले आ गए 100। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा सोचो भाई, सर बर्गर तो कम पड़ गए, सर बर्गर तो कम पड़ गए, क्या करें सर, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा आ गई, बर्गर इतने अच्छे बनाए थे आपने, लेकिन खरीदने वाले हमने तो सिर्फ 50 बर्गर बनाए थे। अब 50 बर्गर की क्या पड़ गई, कमी, क्या बढ़ गई, कमी। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, ऐसे में ये जो बर्गर वाला है इसके भाव बढ़ेंगे। जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, सप्लाई से ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो किसी भी चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, भाव बढ़ जाते हैं। इट मीन्स 50 बर्गर की कमी है तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ाएगा। और प्राइस बढ़ाएगा तो यानी कि इकोनॉमी में क्या आएगा बेटा, इन्फ्लेशन। क्या आएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्या आएगा, महंगाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, हिंदी में बात करूँ तो मैं, जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति। क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इसका सही आंसर क्या है, ए। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन अल्पकाल में समग्र आपूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है। अल्पकाल में समग्र पूर्ति वक्र का कर्व कैसा होता है। तो कैसा होता है भाई, देखो ये
हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, 45 डिग्री पे बनता है बेटा ये। अब बताओ ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये कैसा दिख रहा है आपको? क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं सर। कैसा जा रहा है बेटा ये? ऊपर की तरफ। तो यानी कि कैसा है ये? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा है ये? हिंदी में बोलूँ तो ऊपर की ओर झुका हुआ। कैसा है बेटा? ऊपर की ओर झुका हुआ। ठीक है, तो डाउनवर्ड नहीं है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। क्या ये ऐसा है? नहीं। क्या ये ऐसा है? नहीं। क्या ये ऐसा है? नहीं। तो सही क्या है बेटा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोपिंग। सही आंसर क्या है? ऊपर की ओर झुका हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल, सरकारी व्यय में वृद्धि, अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सरकार खर्चा बढ़ाएगी, ध्यान सुनना मेरी बात। सरकार ने खर्चा बढ़ाया, सरकार ने सब्सिडी दी, सरकार ने पेंशन दी लोगों को, तो सरकार के ये करने से क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी इकॉनमी के अंदर, और लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मार्केट में भागते हैं। क्या करते हैं? मार्केट में भागते हैं और अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो सरकार के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या हुआ? लोगों की क्या हो गई? डिमांड बढ़ गई, यानी कि समग्र मांग में कमी आएगी? नहीं सर, समग्र मांग में क्या होगी? वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। इंग्लिश में बोलूँ तो एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, इंक्रीज 80, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।